केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें सबसे पहला प्रश्न यही खड़ा हो जाता है कि केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं। वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म, काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इसका सबसे आसान सवाल होता है, बिल्कुल साधारण शब्द में, जो आप एक सिद्धांत पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। लीजिए, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, अगर एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब यह है, कोई भी एटम हो या कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो सेम काइंड के हो या डिफरेंट काइंड के हो, वो एक दूसरे से कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी को घटाना चाहते हैं, वो अपने एनर्जी को डाउन करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे एनर्जी कम होगी वैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और दुनिया का हर सिस्टम हाई स्टेबिलिटी जोन में रहना चाहता है। सबको स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, कुछ भी हो, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी स्टेबल होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा स्टेबल होने के लिए आपको एनर्जी घटाना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो इसका सीधा आंसर है एनर्जी को घटाने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए केमिकल बॉन्डिंग होती है। बात समझ गए। अब हम बात करते हैं, यानी काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसका क्या आंसर है। पहला, डाउन द एनर्जी, एनर्जी को घटाने के लिए इंक्रीज स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और फार्मूला तो अपने पास है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो आपका पहला आंसर आ गया, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है भैया, एनर्जी को घटाने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, अब हम बात करने चल रहे हैं व्हाट इज ऑक्टेट लॉ, ऑक्टेट रूल। व्हाट इज ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या है। हमेशा याद रखिए, जितने जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं जिसे आप नोबेल गैस बोलते हैं, ये हमेशा बहुत स्टेबल एलिमेंट होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके बैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम बोलते हैं इनका डुप्लेट कंप्लीट है, जब 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में होते हैं तो हम बोलते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो फिर वो किसी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है। क्यों करेगा, जब कोई चीज स्टेबल हो जाएगा तो फिर उसको दूसरे की जरूरत ही क्या है। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, कल आप पढ़ के बहुत स्टेबल जोन में चले जाएंगे, बहुत स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो फिर आप क्या दोबारा पढ़ाई करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब है, जितने नोबेल गैस हैं उनके बैलेंस शेल में स्टेबल ऑक्टेट, स्टेबल डुप्लेट होने की वजह से इनका तो स्टेबिलिटी हो जाता है, लेकिन इनको देखा देखी जो दूसरे एलिमेंट हैं वो ये चाहते हैं कि भैया हमारे भी बैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो हम भी स्टेबल हो जाते। तो देखा देखी, नोबेल गैस का देखा देखी, हर एलिमेंट इस भाग दौड़ पे दौड़ रहा है कि हमारे भी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो हम भी स्टेबल हो जाएं, हमें भी स्टेबिलिटी मिल जाए, हमें भी मोक्ष मिल जाए। ये देखिए कौन कौन से एलिमेंट है नोबेल गैस में। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट है, नोबेल गैस है। कैसे याद करते थे, आपको याद करने के ट्रिक भी बताया था। हे नीलम आरजू करो जिद रहने दो, याद हो गया। एटॉमिक नंबर होता है 2, 10, 18, 36, 54,
86। ये होते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स। अब इनके बैलेंस सेल में आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो भैया हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हो जाता है NS² यानी NH2। इसका वैलेंस सेल यही है, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे बोलते हैं स्टेबल डुप्लेट। लेकिन इनको देखिए तो NH² NP6, तो अब देखिए इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास। तो यहाँ से इनका भी NH² NP6, इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 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 यानी इन सबके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेबल ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्टेबलाइज हो गए, ये रिएक्शन किसी से नहीं करेंगे। लेकिन इसे देखिए तो ये है स्टेबल डुप्लेट। अब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन भले है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन में भी इसको स्टेबिलिटी प्राप्त हो गई। तो इन एलिमेंट्स को देखकर, नोबेल गैस को देखकर सारे एलिमेंट इस भाग दौड़ में रहते हैं कि किसी तरह से भैया इलेक्ट्रॉन का लॉस करो, या इलेक्ट्रॉन का गेन करो, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो, साझेदारी कर लो, चाहे जो भी कर लो, लेकिन बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लो, ताकि हमारा भी स्टेबिलिटी मिल जाए, हमें भी। बात समझ गए आप? तो नोबेल गैस की तरह दूसरे एलिमेंट भी अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। इस चक्कर में हो सकता है उन्हें इलेक्ट्रॉनों का लॉस करना पड़े, इलेक्ट्रॉनों का गेन करना पड़े, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो करना है। इसीलिए डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। अब सबसे पहले आ रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं और कैसे बनते हैं, क्या शर्तें हैं, हमेशा याद रखिएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में ही बनते हैं। यानी सीधी सी बात अगर हम बोलें तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हमेशा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन मेटल नॉन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, पूरी तरह से दे देगा, लो भैया तुम ले लो। जरा देखिए कैसे। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, या आप ऐसे बोल सकते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, अगला पॉइंट, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का इसमें ट्रांसफर होगा। कौन देगा, कौन लेगा? मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे लेगा अभी आपको दिखाते हैं। जब देखते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। हमने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ले लिया और इधर हमने ले लिया सोडियम, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लिया क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 1 ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का करें तो
2 8 7, ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या देखिएगा, अब दोनों में भागदौड़ मची हुई है, कंपटीशन मचा हुआ है। किसी तरह बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हम स्टेबल हो जाएंगे। अब सोडियम के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इनको लेके झेल रहा है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? अब इसका देखिए, क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके पास बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? अब ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा। कैसे? यहां से 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, यानी क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके बाद 8 हो जाएंगे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये चला जाएगा, बैलेंस सेल ये बन जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो इनके बीच से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये अट्रैक्शन फोर्स है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेज। और ये फोर्सेज इतने डोमिनेटिंग हो जाएंगे कि ये एक दूसरे को खींचना स्टार्ट कर देंगे। लीजिए, तो ये एक दूसरे से खिंच जाएंगे, और जैसे खिंच जाएंगे तो ये बन जाएगा NaCl। ये एक दूसरे के पास पास आ गए, क्या बन गया? नमक। तूने मेरा नमक खाया है। तो नमक कैसे बनता है, NaCl कैसे बनता है? देखिए, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आइए आयनिक बॉन्ड का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिया, इस बार मैग्नीशियम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है? 12। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि IIT नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, PC ग्रुप कोचिंग वाला पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये आएगा 2 8 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। अब ऐसे सूरत में मैग्नीशियम इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, दे देगा। आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। बात तो ये, लेकिन ऐसा संभव नहीं बच्चों, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देना, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेना। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देता नहीं और मेटल इलेक्ट्रॉन लेता नहीं। तो ये संभव है, लेकिन उल्टा संभव नहीं है। तो ये जैसे इसको देगा, इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 प्लस चार्ज आ गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। और 2 चार्जेस जैसे पास में आएंगे, इनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को बांध के रखेगा। लीजिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के टच में आ जाएंगे और ये बना लेंगे कंपाउंड MgO, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? आयनिक बॉन्डिंग है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है। इस तरह से बनता है आयनिक बॉन्ड, और इस तरह से एक दूसरे से मिलकर ये अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं और एक स्टेबल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो फिर आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।